हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं हमारा क्लास सीजी कंप्यूटर्स पर। सब्जेक्ट फिजिक्स का चल रहा है, लगातार आप जानते हैं। और इसके पहले हमने देखे थे, आज की क्लास के पहले हम ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण पूरा देख चुके हैं। और आज की क्लास में उससे जुड़ी जो एमसीक्यूज है, ठीक है, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या जो है क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फंड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो चलिए फिर तैयार हो जाइए। हम थोड़ा नया कुछ शुरू करते हैं, एमसीक्यू शुरू करते हैं। बहुत जो इतने दिनों से पढ़ तो रहे हैं, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए। तो मुझे लगता है कि जो है एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है। जब आप पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो आपकी तैयारी को आकलन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने क्या किया, एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है एमसीक्यू का, तो वो हम देखेंगे। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। ये ग्रेविटेशन में हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अ, एकदम आसान होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होगा लेकिन थोड़ा टफ भी होगा, ठीक है। वो थोड़ा हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। चलिए, तो ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, कौन दिया था, नियम किसने दिया था, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा भाई साहब, क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका केपलर साहब, ठीक है। आंसर क्या होगा, केपलर। क्योंकि हमने हमने बताया था भाई, क्या बताया था, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमने कहा केपलर। और केपलर साहब ने क्या किया था, तीन नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, तीन नियम दिए थे, ये आप जानते हैं। आई थिंक ग्रेविटेशन की एकदम लास्ट जो टॉपिक था बोल सकते हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि एक नियम तो ऐसा था कि यहाँ पर जो ग्रह है, ठीक है, जो दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या करता है, ग्रह चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर क्या करता है, कोई भी ग्रह, चाहे वो पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, कोई भी हो। तो ये पहला नियम उन्होंने दिया था। फिर हम जानते हैं दूसरा नियम इन्होंने दिया था कि कहा गया था भाई साहब की जो वृत्तकार जो है दीर्घ वृत्ताकार पर जब सूर्य सूर्य के चारों ओर जब कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उनके बीच अगर हम रेखा खींच दें और बनने वाली जो क्षेत्रफल है, ठीक है, सभी क्षेत्रफल बराबर होगी, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्रफल, कि उतने टाइम में उतना दूरी ट्रेवल करने पर जो बनने वाली क्षेत्रफल वो बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ये भी हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ तक जो है चीजें हैं या क्षेत्रफल तो कम दिखाई देता है, लेकिन मैंने कहा था कि जब सूर्य के सामने ग्रह आते हैं तो उसका वेग अधिक हो जाता है। तो वेग अधिक होने पर वो लगभग इस प्रकार से ट्रेवल करेंगे, तो यहाँ का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, ये कहा था किसने, केपलर भाई साहब ने। और एक और नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है, एक और नियम इन्होंने दिए थे, और वो नियम जिसके अंतर्गत जो आवर्त काल होता है, ठीक है, वो आवर्त काल जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, जो आवर्त काल होता है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके वृत्त में जो टाइम लगता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वृत्त है, ठीक है, उसके कितने एक क्यू के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और इस पर हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक तो नियतांक लगाए थे और उसको बराबर किए थे, और एक नियतांक क्या था, केपलर केपलर नियतांक, केपलर कांस्टेंट था। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, केपलर जिन्होंने क्या दिए थे भाई साहब, जिन्होंने
तीन नियम प्रतिपादन किए थे, तीन नियम दिए थे, तो पहला का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा कैपिलरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हो गई बात है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसी प्रकार हम चलते रहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि जी का मान, ठीक है, जी मीन्स यहाँ पर जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर क्या सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी पृथ्वी के सतह पर अधिक होता है, ऑप्शन सी पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर अधिक होता है, या ऑप्शन डी पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे अधिक होता है। तो ये मैंने बताया था, ठीक है, याद रखिए। और मैंने कहा था कि पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वाधिक अगर होगा, ठीक है, सर्वाधिक अगर होगा जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, तो वो कब होगा? जैसे मैंने कहा दूसरे नंबर की हम बात करें, ठीक है, दूसरे नंबर की हम बात करें, इसका आंसर जो मैंने क्या कहा था, इसका आंसर क्या है? बी है, पृथ्वी की सतह पर लिखा हुआ, पृथ्वी की सतह बी लिख दिया, समझ जाइए, ठीक है, वो आपको मैंने आंसर दे दिया, ठीक है। इसका जो आंसर होगा मैंने कहा था बी। और ये क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी और पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। और ये मैंने पढ़ाया भी था, तो आप जाके लेक्चर देख सकते हैं क्यों होता है, किस कारण होता है, वो पूरा डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? चलिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का बोलना है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये पूरा लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का जो मान होता है, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल और जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की वैल्यू कितनी होती है, ये मैंने बताया था। और मैंने कहा भी था किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ थोड़ा जो है ये देख लीजिए, ये ऐसा नहीं, ये माइनस है, ऊपर माइनस है, याद रखिए, ठीक है। आप अगर लेक्चर में देखे होंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो कौन सा है भाई साहब, ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए, तो नहीं तो बताऊंगा भाई, और कौन बताएगा। चलिए, इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर, सॉरी, इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा भाई? उसका आंसर होगा सी। और सी होगा, देखिए मैं यही बोला था कि इस प्रकार से डाउट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यही होगा कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड, थर्ड में हम बात करें तीसरे नंबर की, ठीक है, तो जी की वैल्यू, ठीक है, तो जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आप जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, -11 जो है इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ये मैंने बताया था, ठीक है। और ये कैसे आता है, ये यूनिट भी कैसे आता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। और इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, ये मैंने भी बताया था, मान कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया था कि इसका वैल्यू, इसका मान कभी भी नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, ये मैंने बताया था। तो ये भी आप क्या करेंगे, याद रखें, ठीक है। और इसकी खोज के बारे में भी मैंने बताया था। खोज भाई साहब
हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ये भी मैंने बताया था। तो वो दोनों चीजें याद रखिए, तीनों चीजें याद रखिए, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और जी में संबंध भी मैंने बताया था, जी में क्या है, संबंध भी मैंने बताया था, जी में संबंध। तो इससे संबंधित अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो इससे संबंधित ढेर सारी बातें हो जाती है, ठीक है। वो चीजें भी आपको क्या करनी है, याद रखनी, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन आप देख पाएंगे, थर्ड क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, कहा गया है कि 1 kg वस्तु का भार, ठीक है, 1 किलोग्राम वस्तु का भार कितना होता है, ठीक है। तो याद रखिए 1 किलोग्राम वस्तु का जो भार होगा वो एक प्रकार का, देखिए भार एक प्रकार का बल है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी, इसका आंसर होगा वो कितना होगा भाई साहब, सी होगा 9.8 न्यूटन। न्यूटन क्यों, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें और बताऊंगा। देखिए, अगर चौथे नंबर की हम बात करें तो वस्तु का जो भार होगा, वस्तु का जो भार होगा वो कितना होगा, अगर 1 kg, ठीक है, किसका, 1 kg वस्तु का जो भार होगा वो कितना होगा, जितना वो बल लगा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कोई, ये पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, ये क्या है भाई साहब, ये अर्थ है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, ये क्या है, कोई पिंड है, कोई वस्तु है, खैर इतना बड़ा नहीं, फिर भी से मैं बना, ये क्या है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है। तो क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरफ ये बल लगा रहा है, वस्तु का बल इस तरफ लग रहा है, और इसका इसका पृथ्वी का बल उधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, मतलब ये लग रहा है कौन सा, जी लगा रहा है, और जी बराबर आप जानते हैं 9.8, ठीक है, जो है मीटर, जो है प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देखिए, जितना आप वो बल लगाएगा, ठीक है, जितना वो जो बल लगाएगा उतना जो है ये जी ये लगाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, इसका जो भार होगा हम किसमें नापते हैं, न्यूटन से नापते हैं। अगर भार की बात करें तो भार को हम किससे नापते हैं भाई साहब, न्यूटन से नापते हैं। तो याद रखिए 1 kg का भार कितना होगा, 9.8 न्यूटन, आप याद रखिए, वह आप जो है और कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये होगा चौथे नंबर की बातें। नेक्स्ट हम चलते हैं, पांचवें नंबर की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर किस बल के कारण लगाता है, ठीक है। तो गुरुत्व बल के कारण लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाता है, पृथ्वी का चुंबकीय बल या अभिकेंद्र बल, किस कारण से ये क्या करता है, वो लगाता है चक्कर, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर किस के कारण लगाता है। तो याद रखिए कौन सा बल होगा आरोपित, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आरोपित होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा बल लगेगा भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण बल आपको देखने को मिलेगा, और ये मैंने बताया भी था, ठीक है। जब पृथ्वी पर होगा तो वो गुरुत्व बल लगेगा, ठीक है, पृथ्वी पर होगा। अगर मैं पांचवे की बात करूं, अगर पृथ्वी पर लगता है बल तो वो कौन सा लगता है, गुरुत्व बल, ठीक है, गुरुत्व बल अलग हम देखे थे। लेकिन अन्य अन्य जो, अगर अन्य पिंड है या फिर अन्य ग्रह है, ठीक है, उन पर अगर वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मान के चलिए
ये भी मैंने बताया था, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर क्या है, यह ग्रह चक्कर लगाते हैं। मान के चलिए अगर ये क्या है, ये ग्रह, जितने भी ग्रह वो क्या करते हैं, एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं वो किसके कारण से लगा रहे हैं, ठीक है, किसके कारण से लगा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। तो सबसे फर्स्ट जो क्लास में जब गुरुत्वाकर्षण मैंने पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाया था, उसके समय में 3-4 एग्जांपल्स दिए थे, उनमें से ये भी है। तो ये भी आप क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, कर्षण बल। और जिसे मैंने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिसमें ब्रह्मांड में कोई एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल होता है, क्षमता रखती है, वही से को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते थे। ये हमने कहा था, तो ये चीजें आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, जी और जी में क्या संबंध है। कहने का मतलब बड़ा जी और बड़ा जी, कहने का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, छोटे जी को। तो इसका मान क्या होगा भाई साहब, ये आप जानते हैं, जी और जी में संबंध आप जानते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी और जी में संबंध कितनी होती है भाई साहब, जी और जी में जो संबंध होता है वो कितना होगा, वो इतना होगा। हमने निकाल के बताया भी था, ठीक है। अगर हम बात करें जी एंड जी, इस जी का मतलब सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ये हमने बताया था। और इस जी का मतलब गुरुत्व त्वरण होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। और इनके बीच हमने क्या कहा था, संबंध बनाते हैं। और एक चीज आपको याद रखना, ये हमने कहा था एफ, ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार एफ इज इक्वल टू, ठीक है, जी m1 m2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने पढ़े हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़े हैं एफ इज इक्वल टू बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। हमने क्या पढ़े थे, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण पढ़े थे। और इसी त्वरण को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ए बराबर एम इंटू जी, क्योंकि यहाँ पर जी मतलब क्या हो गया, त्वरण, और इस जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो इस स्थान पर इस प्रकार से हम रखते थे, इसको इस प्रकार से हमने रखते थे, ठीक है। और अगर एफ, ये इसको समीकरण नंबर मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, दोनों की को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको नजर आएगा एफ इक्वल टू एम जी। तो हम एफ की जगह एम जी लिख दें, एम जी बराबर जो है जी m1 m2, ठीक है। जहां पर m1 जो है मास ऑफ अर्थ, हमें कहा था मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ जो है वस्तु का जो है मास, और अर्थ का मास, और रेडियस ऑफ स्क्वायर। तो ये एम और ये एम कट गया था, और जी बराबर क्या बचा था, ठीक है, बड़ा जी एम, ठीक है, और आर स्क्वायर, ये बचा था और ये आया था, ठीक है, ये बचा था, ये आया था। और देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, वही है जो हमने निकाले हैं। तो आसान था, ठीक है, इस प्रकार से हम निकालें, क्योंकि ये हमने पढ़े थे न्यूटन के जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो है नियम के अनुसार, जब दो पिंड क्या हो, किसी दूरी पर रखी गई हो, ठीक है, दो पिंड एक किसी दूरी पर रखी गई हो, तो उसके लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के और जो है गुणनफल के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके, किसके, उसके रेडियस की, ठीक है, उसकी दूरी की। तो ये हमने कहा था, और इससे ये दोनों से ये निकला था, और इन दोनों से ये निकला है। तो इस प्रकार से हमने पूरी हिस्ट्री हमने पढ़ चुके हैं, तो फिर कोई कंफ्यूजन की बातें नहीं होगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंख मूंद कर आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। अगर अगर आपको ये याद भी नहीं आ रहा होगा तो याद रखिए, ये तो सबको याद होगा, ये तो याद ही रहता है, ठीक है, ये याद नहीं होगा तो कैसे बनेगा भैया, ठीक है।
तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये चीजें आपको अगर याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखिए, आपका ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएंगे, ये भी सब बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़े, आगे की कहानी देखिए। आगे ये छठा नंबर की बातें होगी, 6 नंबर की बातें हो गई। अब बातें करेंगे 7वें नंबर की, ठीक है। 7वां नंबर में हम बात करेंगे किसकी, चलिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोलना चाहता है कि निर्वात में वस्तु का भार, निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है, ठीक है। निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है, तो भाई साहब आप दिमाग लगाइए, यहाँ का आंसर क्या होगा। ऑप्शन है, 1 न्यूटन का भार लगेगा, ठीक है, द्रव्यमान के बराबर भार लगेगा, द्रव्यमान के मान का 2 गुना लगेगा, या फिर 0 न्यूटन का भार लगेगा। अगर आप कहीं मान के चलिए अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर आप दीजिए। अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं तो आप पर जो है कितना बल लगेगा, पृथ्वी पर कितना बल आप रोके। अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, तो मान कीजिए मेरे 70 kg है, ठीक है, मेरी जो है मेरा जो भार है, ठीक है, 70 kg है, ठीक है। और मैं क्या लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ पृथ्वी पर, और पृथ्वी मेरे ऊपर क्या है, एक और बल आरोपित कर रही है जिसको कहते हैं पृथ्वी बल। तो अगर मैं बैठा हूँ तो कितना भार पृथ्वी पर लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात पे याद रखिए, निर्वात पर जो भार लगेगा वो कितना लगेगा भाई साहब, वो लगेगा 0 न्यूटन का भार। और क्यों लगेगा, ठीक है, क्योंकि देखते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो 7 नंबर पर हम बात करें एक्सप्लेनेशन पर, तो यहाँ देखिए, ठीक है, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ठीक है। बल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है, क्या है, त्वरण होता है। और यही क्या है, यही क्या है हमारा, यही क्या है, भार है, ठीक है। जितना हम क्या करें, पृथ्वी पर जितना हम भार लगा रहे हैं, ठीक है, जितना जो है जितने न्यूटन का भार लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी क्या है यहाँ पर जो है जी भी लगेगा इधर से, ठीक है, पृथ्वी के तल से जी भी लगेगा, इसलिए हम क्या है यहाँ पर स्थिर है। लेकिन हम अगर निर्वात पर, ठीक है, ऊपर तैर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है, निर्वात पर धरती से ऊपर है, तो धरती से ऊपर तैर रहे हैं तो क्या हमें कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, धरती पर लगा ही नहीं रहे। सीधी सी बात, हम लगा ही नहीं, जब लगा ही नहीं रहे तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, 0 न्यूटन। न्यूटन पर जो है, सॉरी, निर्वात पर वस्तु का भार 0 न्यूटन होता है। ये भी याद रखिए, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष ले जाया गया है, किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष ले जाया गया है, निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। सॉरी, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, धोखे से आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान क्या अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, कौन चेंज नहीं होगा, क्या द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, और क्या भार चेंज नहीं होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप ये समझिए द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। हालांकि मुझे बताना चाहिए था उस समय, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि स्किप हो जाती है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें होती है, ये शायद मैंने नहीं पढ़ाया और नहीं बताया है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें उस समय स्किप हो जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान मैंने दिया। तो खैर यहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हम चले 8वें नंबर की हम बातें करेंगे। देखिए, एक होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है
भार, दोनों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात, अगर द्रव्यमान की मैं पहली बात करूं, ठीक है, द्रव्यमान की अगर मैं पहली बात करूं तो याद रखिए, किसी द्रव्यमान का मतलब है कि वह वस्तु जिसका जिस द्रव्य का सॉरी कहने का मतलब है, जिस वस्तु, जिस पदार्थ या जिस द्रव्य का मान होगा, समझ रहे हैं ना, जिस द्रव्य का कोई मान होगा, कोई वैल्यू होगा, उस वह क्या कहलाता है, वो पूरा द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहलाता है भाई साहब, द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान क्या होता है कि किसी वस्तु के द्रव्य के मान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और ऐसा पदार्थ ऐसा पदार्थ ऐसा द्रव्य द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य कहने का मतलब है द्रव्य कहने का मतलब है पदार्थ या मैटर की बात कर रहा हूं, और द्रव कहने का मतलब है लिक्विड। तो दोनों में अंतर है, याद रखिए, मैं द्रव्य लिख रहा हूं। ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, मैटर होता है, और द्रव्य मतलब पदार्थ या मैटर होता है, और द्रव मतलब होता है लिक्विड। दोनों में अंतर है, ये भी याद रखिए। तो ऐसा द्रव जो क्या हो, जगह घेरती हो, ठीक है, जगह घेरती हो, क्या कहलाता है, ठीक है, वो द्रव कहलाता है। ठीक है, मान के चलिए कोई जो है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, और वस्तु जब जगह घेर रही है, तब उसको हम क्या करते हैं, जगह तो हम भी घेरे, उसको हम क्या करते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं केजी से। लेकिन भार भार कहने का मतलब है किसी, ठीक है, वस्तु का किसी, देखिए, भार एक प्रकार का, मैंने क्या कहा, बल है। भार एक प्रकार का क्या है भाई साहब, भार एक प्रकार का बल है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं, तो मैं यहाँ पर, मेरे भार नीचे लग रहे हैं, कहाँ पर, जो पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर लग रहा है, और ऊपर से मुझे जी भी जो है दे रहे हैं। कहने का मतलब हम पृथ्वी पर क्या लगा है, बल या भार लगा रहे हैं। ठीक है, बल लगा रहे हैं, और नीचे से हमें क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है, और बीच में हम क्या है, अटके हुए हैं। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, न्यूटन से। हालांकि हम न्यूटन नहीं लिखते, अगर आप देखिए, एक चीज पहले ये भी बता दो, ये कभी चेंज नहीं होता, कभी, ठीक है, परिवर्तित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, दुनिया में नहीं होगा। दुनिया में कहने का मतलब है, अगर, अरे भाई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूं, जाके कहीं दूसरे जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा, या कहीं दूसरे घर में चले जाऊंगा, या कहीं रोड में चले जाऊंगा, इसका मतलब ये कि वहां चेंज, कहीं, मतलब कहीं भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक, कहीं भी चले जाओ, चाहे मैं ब्रह्मांड में चले जाऊं, चंद्रमा में चले जाऊं, जो है चांद में चले जाऊं, दूसरे ग्रह में चले जाऊं, ठीक है, मंगल ग्रह में चले जाऊं, कहीं भी इसका चेंज नहीं होगा। जैसे जी की वैल्यू थी, बड़े जी की वैल्यू, उसी प्रकार इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती। लेकिन इसकी वैल्यू, भार की वैल्यू हमेशा चेंज होगा, हमेशा चेंज। और हमेशा चेंज कहने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूं तो घर में चले जाऊं, खड़ा हो जाऊं या बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। आप पृथ्वी पर हैं, ठीक है, पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर है, और देखिए, पृथ्वी पर है आपका, मान के चलिए, ठीक है, ये भार क्या है, एक प्रकार का बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, त्वरण, और त्वरण को हम ऐसे इस स्थिति में जी लिखते हैं, पृथ्वी त्वरण मानते हैं। तो ये बल कितना, अगर मान के चलिए, आपका जो है द्रव्यमान, कहने का मतलब जो जो आपने जो बल लगाया है, ठीक है, आपका अगर 50 केजी का जो है आपके पास बल लगाया, फोर्स लगाया है, ठीक है, और उसका अगर आप मास निकालना है, और इसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड, तो इस प्रकार से आप जाके निकाल सकते हैं। याद रखिए, यहाँ हमेशा चेंज होगा, चेंज। आप मंगल ग्रह पर जाइए, वहां के प्लेनेट पर जो त्वरण लगेगा वो अलग होगा। यहाँ पर पृथ्वी का त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं, पृथ्वी का जी इज इक्वल टू 9.8 है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन मंगल ग्रह पर जाएंगे, आप बृहस्पति पर जाएंगे, बुध पर जाएंगे, ठीक है, तो उसका जो बल है अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भार क्या होगा, चेंज होते रहता है। इसीलिए आप देखिए, आप अभी अगर आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो कभी जो है ऐसा आपने देखे होंगे, ठीक है, कुछ मजाकिया जो स्टेटमेंट देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि आपका अगर वजन आपका अगर वजन 80 किलो है, लेकिन चंद्रमा पर जाइए तो चांद पर जाइए तो आपका वजन जो है वो 40 किलो की हो जाएगी, ठीक है, तो आप यहाँ मोटे नहीं है। इस प्रकार से कुछ जोक्स आते हैं, तो वो एक्चुअली वो सीरियस है, वो जोक्स है, भले जोक्स के जो वे में लिखा गया है, लेकिन वो एक्चुअली है, क्योंकि हमारा जो वजन है यहाँ अगर कुछ अलग है तो वहां जाएंगे तो वो उस प्लेनेट के जी के कारण अलग होगा। तो भार हमेशा चेंज होते रहते हैं प्लेनेट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पृथ्वी, देखिए भार पृथ्वी पर सबका जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं 70 केजी है, मैं जो है किसी भी पृथ्वी में कहीं भी किसी भी देश में चले जाऊं उतना ही रहेगा, लेकिन दूसरे ग्रह पर चले जाऊंगा तो मेरा चेंज हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, याद रखिए। भार चेंज होगा और भार जीरो भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। भार जीरो भी हो सकता है, और भार किस परिस्थिति में जीरो होगा, जब हमने कहा कि अंतरिक्ष में हम तैर रहे हैं, ठीक है। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री क्या करता है, जैसे कि जो मान के चलिए जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं, वो जो है अंतरिक्ष में मान के चलिए तैर रहे हैं, और तैरते तैरते तैर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी पर कोई बल नहीं लग रहा है। जब पृथ्वी पर कोई बल नहीं लग रहा है और इधर से कोई जीव ही नहीं आरोपित हो रहा है, तो भाई साहब यहाँ पर तो नगण्य है। तो इस प्रकार से भार क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, भार चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ठीक है, किसी वस्तु का भार। तो दोनों में अंतर है, और इसी के अंतर अगर ये आप समझ गए तो इसका आंसर फटाक से दे देंगे कि किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में ले जाया गया है, निम्नलिखित में से उसका मान अपरिवर्तित होगा। कौन सा मान अपरिवर्तित होगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, नेवर चेंज, कौन सा नहीं होगा। तो आप अभी जस्ट पढ़े तो जवाब दे सकते हैं, अभी आप पढ़े तो जवाब क्या देंगे, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, द्रव्यमान चेंज नहीं हो। तो सीधी सी बातें, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जानते हैं, तो ये सारी चीजें आप आसानी से बना लेंगे, बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा स्लो चल रहा है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। एकदम डिटेल में तो हम तो पढ़ चुके हैं भाई, लेकिन जो नहीं पढ़े उसको मैं बता दिया हूँ। ये थोड़े स्किप हो, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, देखिए बुक में तो बहुत सारे छोटी छोटी चीजें दी गई है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सबको बताना जो है बता सकते हैं। अगर सबको बताना पड़े तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, उतना हम बता नहीं पाएंगे। कुछ कुछ चीजें स्किप हो जाती है, या फिर स्किप करना पड़ता है कुछ कुछ चीजों जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, या फिर जो है जो चीजें क्या है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, या फिर जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो चीजें कुछ कुछ स्किप हो जाती है। हालांकि मैं जितने भी है 90% मैं पूरा एक एक चीज बताता हूँ, कुछ ही 10% मान के चलिए छूटता है, ठीक है, टॉपिक में, तो वो आपको ध्यान रखना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी क्या है, ये हो गए 8वें नंबर की, हम बात करेंगे 9वें नंबर की। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है, ठीक है, चंद्रमा पर का भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है, ये आपको बतानी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, डायरेक्ट होगा, ये बुक में एक छोटी सी लाइन दी हुई है, मैं हालांकि नहीं बताया हूँ उस समय। इसका आंसर होगा 1/6, ठीक है। चंद्र पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है, तो आप निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपका भार जितना हो, ठीक है, आपका भार अगर मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए आपका अगर भार कितना होगा, 60 केजी का होगा, 60 केजी का, ठीक है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, 60
60 इंटू 1/6, ठीक है। मान के चलिए, मान लिए हमने कि इतना होता है, ठीक है। और 6 एक कम 6, 6 दाम 60, कहने का मतलब डायरेक्ट। तो ये 10 केजी, ठीक है, 10 केजी। तो इतना आपका क्या होगा, भार होगा। अगर आपका चंद्र पृथ्वी पर 60 केजी है तो आपका वहां पर 10 केजी होगा। बस सिंपल सी बातें यही है, ठीक है। बस आपको याद रखनी है ये वाली बात, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है। चलिए तो फटाफट जल्दी जल्दी चलते हैं, हमारे पास जो है बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि ये सब पढ़े पढ़ाया है, ठीक है। आप सब लोग जो विद्वान हो, विद्यार्थी, ठीक है, पढ़े हो, तो ये चीज आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ठीक है। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है, ध्रुव पर होता है, मकर रेखा पर होता है, और या फिर पृथ्वी के केंद्र पर होता है। ये मैंने पढ़ाया है, एकदम सिंपल सी बात है। जी का मान मैंने 2 स्टेप में लिखाया था, अधिकतम कब होता है, न्यूनतम कब होता है, घटता कब है, बढ़ता कब है, जीरो कब होता है। 4 से 5 फैक्ट्स मैंने बताया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ होता है भाई साहब, कहाँ होता है, ध्रुव पर, ठीक है। कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है, ये चीज मैंने बताया था, आप जान सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, ठीक है, किस प्रकार से होता है आप लेक्चर जाके देख सकते हैं पिछले में, ठीक है। बार बार ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए लिखिए, आदत है मेरी तो फिर मैं बता ही देता हूँ भाई, आदत छूटेगी नहीं। यहाँ पर मैंने क्या कहा, अगर ये पृथ्वी तल है, सॉरी पृथ्वी है, ये पूरा क्या है, अर्थ है, पृथ्वी है। और पृथ्वी पर ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने क्या कहा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और इधर जाएंगे तो ये पोल है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर, सॉरी, ये जितने भी पोल हो गए, पोल पर क्या होगा, जी हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। चाहे नॉर्थ पोल जाइए और साउथ पोल जाइए, जी हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। ये चीजें मैंने बताया था, एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से बताया था, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा भाई साहब, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, बताइए फटाफट। अरे यार, याद आ याद नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होगा वो कितना होगा, जीरो, जीरो, एकदम जीरो। और इसके लिए मैंने बताया था भाई, क्यों जीरो होता है, क्यों जीरो होता है पृथ्वी पर जो है, इसका जी की वैल्यू जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये पृथ्वी है। और पृथ्वी के केंद्र पर हम अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो केंद्र पर जो इसका रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा, और या फिर इसका डेप्थ होगा, ठीक है। ये अगर जी है तो इसको मैं मान लेता हूँ जी डी, तो इसका रेडियस और इसका डेप्थ, गहराई, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और मैंने एक सूत्र लिखाया था, जी डी बराबर जी, ब्रैकेट में 1 - d/r, ठीक है। और मैंने कहा था जब वैल्यू क्या होता है, आर बराबर अगर डी है, इसका मतलब आर की वैल्यू डी की वैल्यू बराबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - r/r लिख सकते हैं। और ये जब कटता है, ये जब कटेगा, ठीक है, ये जब कटेगा तो ये वैल्यू क्या, जी डीस बराबर जी, ठीक है। और 1 - 1, इसका मतलब जी इंटू जीरो हो गया, ठीक है। और जी डीस मतलब जीरो, और जी बराबर पूरा जीरो हो गया, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। जी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे, और केंद्र पर आपका रेडियस, जो पृथ्वी का केंद्र से जो रेडियस है, ठीक है, तल से जो केंद्र तक जो कहते हैं उसको क्या है, जैसे नॉर्मल जो है आपके
सर्कल को ये पूरा व्यास कहलाता है, बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, आर आर, और ये पूरा क्या होता है, ये पूरा व्यास होता है। ठीक है, ये आप जानते हो। उसी प्रकार यहाँ पर जो पूरा रेडियस होगा, जितना रेडियस होगा उतना डेप्थ होगा, डी होगा, तो दोनों जब बराबर होंगे तो ऐसी स्थिति में जी का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर केंद्र पर अगर खड़े हैं, ठीक है, तो आपका जो है जी की वैल्यू 0 होगा। ठीक है, चलिए, और अधिकतम कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये तो आप जानते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब चलिए इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा। किसी मीनार की चोटी से अगर 1 किलो और 20 किलो की वस्तु को 0 मीटर प्रति सेकेंड वेग से एक साथ गिराया जाता है। ठीक है, वेग उसमें नहीं लगाया, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन टकराएगा, कहने का मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले कौन गिरेगा। ठीक है, ये सी है, ये डी ऑप्शन है। ये पूरा आ नहीं रहा है क्या, ये आ गया। ठीक है, मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, पहले ये है, ठीक है, फिर ऑप्शन भी देख लीजिए। तो सबसे पहले कौन गिरेगा, तो 1 केजी की वस्तु गिरेगा, 20 केजी की वस्तु गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेंगे, या ज्ञात नहीं किया जाता। क्या होगा भाई, क्या होगा, अरे भाई साहब याद रखिए। ठीक है, वो देखिए, पृथ्वी अगर कोई वस्तु है तो वो अपने द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके जो है वस्तु के अगर ऊपर से नीचे आ रहा वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, वो एक साथ टकराएंगे, एक साथ धरती पर गिरे, टकराएंगे के मतलब, कहने का मतलब है धरती पर एक साथ गिरेंगी, ये चीजें याद रखें। ठीक है, क्योंकि जो है वस्तु का जो भार है, वस्तु का जो द्रव्यमान है, वो फर्क नहीं पड़ता कि कितना है। चलिए, ठीक है, तो ये 12 हो गए। 13, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो इसको जो है कुछ कुछ चीजें याद रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिए। 64, ठीक है, 6400 किलोमीटर। चलिए, तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और टाइम जो है हमारे पास बहुत कम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक जो है नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो भाई साहब क्या न्यूटन साहब ने दिया था, क्या केपलर साहब ने दिया था, गैलीलियो साहब ने, या आइंस्टीन साहब ने दिया था। तो हम इनमें अगर अभी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करें, तो जो हमारा टॉपिक चला था, तो न ही हम गैलीलियो के बारे में सुने हैं, न ही आइंस्टीन के बारे में अभी देखें। ठीक है, हम सिर्फ 2 ही व्यक्ति का नाम पढ़े हैं अभी तक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के टॉपिक में सिर्फ 2 ही व्यक्ति का नाम पढ़े हैं। ठीक है, और केपलर का नाम तो हमने बाद में पढ़े, सबसे लास्ट में, जो वो नियम दिए थे, ग्रह से संबंधित जो गति के नियम दिए थे, 3 नियम, वो केपलर भाई साहब ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, क्या है, न्यूटन भाई साहब होगा। और आप जानते हैं न्यूटन ने क्या कहा था, अगर हम 13 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, और हमने कहा था कि 2 पिंड रखे हुए हैं, m1 और m2, द्रव्यमान के दोनों के बीच अगर फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच जो है क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इनके बीच की दूरी होगी, तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं। ठीक है, हम क्या लिखे थे, ऐसे हम जानते हैं इसको। देखिए, मैं बार बार बताने की, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम लाए थे, तो हमने क्या दिखा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r स्क्वायर, और इसके जगह हम नियतांक लगाए थे g।
और जी का मान कभी चेंज नहीं होता, ऐसा हमने कहा था। तो यही तो है भाई साहब, ठीक है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण जो है नियम दिए थे, तो नियम कौन सा है, यही वो नियम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा नियम है, वही नियम है जो आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये नंबर 14 है ना, याद रखिए ये नंबर 14 है। 14 है, 13 को हमने बस ऐसे बता दिया था, ठीक है। कुछ कुछ चीजें टाइम जो है ये भी देखना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फटाफट। विषुवत रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान भाई साहब क्या होता है, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, एकदम आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार मैंने बताया ये विषुवत रेखा है, ठीक है, क्या है, विषुवत रेखा है। और यहां से हम किसमें जाएंगे, पोल पर जाएंगे, अगर चाहे वो नॉर्थ पोल हो या वो साउथ पोल हो। अगर हम जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे यहाँ जाए या हम नॉर्थ पोल पर आए तो ये भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, एकदम अच्छे से मैंने बताया था, ठीक है। मैं क्या किया था, एकदम अच्छे से बताया था, विषुवत रेखा से अगर ध्रुव पर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, वैसा बढ़ता है, ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए फटाफट फटाफट कर लेते हैं एकदम। भूतुल्य काले उपग्रहों को पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, भूतुल्य काले उपग्रहों को पृथ्वी के कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, ठीक है। याद रखिए इसका जो आंसर होगा इसका 36 किलोमीटर। लेकिन अब कहेंगे सर मुझे ये नहीं पता कि भूतुल्य काले उपग्रह क्या है, ठीक है। चलिए, शायद ये भी मैंने पढ़ाया नहीं, कुछ कुछ चीजें जो स्किप हो गई है, दो तीन चीजें मैंने कहा था, ठीक है, वो चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 16 नंबर पर एक आया है, क्या है, भू तुल्यकाली, तुल्यकाली उपग्रह, अच्छे से मैं लिख देता हूँ भाई, भू तुल्यकाली उपग्रह। और भूतुल्यकाली उपग्रह कहने का मतलब है ऐसा उपग्रह जो भू मतलब भूमि, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के तुल्य हो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये सूर्य है, समझेगा, ये सूर्य है, और ये कोई ग्रह, ये ग्रह है, क्या है, ये है, क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी क्या करता है, इसके चारों ओर क्या करेगा, मैं यहां लिख देता हूं पृथ्वी, ठीक है, खैर बाद में लिखूंगा। चलिए, सूर्य के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। और चक्कर जो है, ठीक है, ये 24 घंटे में, या फिर कहने का मतलब है एक दिन में ये चक्कर पूरा करता है, ये आप जानते हैं। और वहीं पर जो भूतुल्य काले उपग्रह होता है वो 36,000 किलोमीटर के आसपास जो है, देखिए अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य का चक्कर ग्रह लगाएगा, सूर्य का चक्कर जितने भी ग्रह हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और ग्रह के चारों तरफ चक्कर उपग्रह लगाएंगे, ठीक है। क्या है, उपग्रह, हमने ये बात की उपग्रह, तो उपग्रह इसको हम मान लेते हैं, क्या है, उपग्रह, ठीक है। क्या है, ये उपग्रह, ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है, उपग्रह है, उपग्रह। तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या करेगा, भाई साहब, किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होगा, ये भी चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या करेगा, ये भी चक्कर लगाएगा चारों तरफ। और ये जो चक्कर है ये भी सेम दिशा में, ठीक है, ये भी क्या होगा, सेम दिशा में जो है
क्या लगाएगा, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब सेम दिशा में ये भी चक्कर लगाएगा, ठीक है, एक चक्कर। और आपका क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन भी रहेगा और सेम आपका जो टाइम रहेगा, टाइम कहने का मतलब है 24 घंटे में, 24 घंटे में जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार भूतुल्यकाली जो है, भूतुल्यकाली उपग्रह क्या करेगा, 24 घंटे में एक चक्कर ये भी लगाएगा, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है, जो सैटेलाइट होता है, हम छोटे सैटेलाइट होता है वो 36 किलोमीटर जो दूर पर ये रहता है भूतुल्यकाली उपग्रह। भूतुल्यकाली उपग्रह कहने का मतलब है कि पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला वो वह उपग्रह है जो सेम जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। एक चक्कर पूरा करने पर, एक चक्कर पूरा करने पर आप क्या जो है 24 घंटा का समय लगता है, वही एक चक्कर पूरा करने पर इसका भी 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो बस यही है, हमको लगता है कि हम बैठे हुए हैं लेकिन हम चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है पृथ्वी का, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यही है भूतुल्यकाली उपग्रह, ठीक है। जब और कुछ अगर बाद में कुछ टॉपिक है तो उसके डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे जो सैटेलाइट की उपग्रह, एक्चुअल में ये चीजें हम टेक्नोलॉजी वाला पार्ट में पढ़ेंगे, साइंस में आएगा जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, ठीक है। साइंस में अभी तो खैर फिजिक्स चल रहे हैं, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री पढ़ेंगे थर्ड नंबर में केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद थर्ड नंबर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे जो है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक। फिर हम बात करेंगे आपके टेक्नोलॉजी के से संबंधित, जहाँ पर ग्रह उपग्रह सैटेलाइट वगैरह की बातें हम होगी, ठीक है। तो ये जो साइंस का टॉपिक है वो हम चलेंगे, हम देखेंगे, तो ये इसमें आप देख सकते हैं। तो थोड़ा समझने के लिए याद रखिए। और इसका जो हमने कहा आंसर जो है इसका, ये 36 मीटर के आसपास से वो भूतल से छोड़ा जाता है और ऊंचाई पर रखा जाता है, ये चीजें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, भू स्थिर उपग्रह, वही भू स्थिर उपग्रह मतलब भू जो है तुल्यकाली उपग्रह, ठीक है, भू स्थिर उपग्रह या भू तुल्यकाली उपग्रह, ठीक है। उसकी जो है परिक्रमा की दिशा क्या है, पृथ्वी की दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अरे भाई साहब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने जो यहाँ पर बताया इसको मान लेते हैं 16, और इसी को अगर 17 नंबर का आंसर देना चाहे तो किस तरफ से कर रहा है, ये इस तरफ से कर रहा है, पश्चिम से लेकर, पश्चिम से, ये क्या है, पश्चिम, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, ठीक है, क्या है, पश्चिम से लेकर, पश्चिम से क्या है, पूर्व की ओर, ठीक है, क्या है, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर कर रहा है। याद रखिए भू तुल्यकाली और भू स्थिर उपग्रह एक ही है, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं भू स्थिर उपग्रह, स्थिर उपग्रह यही है, ठीक है। तो दिशा आप जानते हैं, ठीक है, जैसे ये दिशा है वैसे ये पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ ये दिशा क्या रोटेट होती रहती है। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा डी, ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, डी, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर ये रोटेट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर जाने पर जी का मान होता है, घटता है, बढ़ता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहता है या कभी बढ़ता है या कभी घटता है, तो ये बताइए 18 नंबर में, ऊंचाई पर ले जाने पर। मैंने बताया है, बार बार मैंने बताया है, बार बार मैंने बताया है, अगर तल है, तल से ऊंचा अगर हाइट में जाएंगे तो हाइट यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, जी की वैल्यू में क्या होता है, हाइट जुड़ जाता है, जी बराबर जी एम मास ऑफ अर्थ, ठीक है, आर ऑफ अर्थ। और अगर हम एच की बात करें, अगर एच जुड़ गया है, अगर एच यहाँ पर जुड़ गया इसका मतलब ज्यादा वैल्यू को हम काटना पड़ेगा। एक्चुअल में जी का मान 9.8 होता है मीटर जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जब हम क्या करें, जब इसको काटेंगे और इसमें 8 होगा तो बड़ा वैल्यू नीचे आ जाएगा, तो बड़ा वैल्यू नीचे आएगा तो इससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट बढ़ गया, इसका मतलब हाइट बढ़ने से ऊपर जाने से जब हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या है जी का मान चेंज हो, जब नीचे भी आएगी तो भी जी का मान जो है कम होगा, ठीक है, लेकिन केंद्र पर जी का मान 0 होगा।
तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जब पृथ्वी तल के ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल के नीचे गहराई में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो जी का मान 0 होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा, ध्रुव पर जो है जी का मान सबसे अधिक होगा। ये 5 बातें आपको गांठ बांध कर रखना है, ठीक है। चलिए ये है 18 नंबर। तो ये क्या होगा भाई साहब, घटेगा बढ़ेगा, अरे यार घटेगा, क्या होगा, घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे तो घटेगा। अभी जस्ट देखिए, इसके आंसर क्या, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर जी का मान यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर भी घटेगा, ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पर भी क्या होगा, घटेगा, दोनों तरफ क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो जब भी जस्ट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया किस प्रकार से घटता है। भूत तुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, ठीक है, तो उसको आपको याद रखनी है, ठीक है। इसको खैर नहीं पढ़ाया हूं तो इसीलिए मैं, ठीक है, इसको अच्छे से मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा, तब आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 4.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए, चलिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, कहने का आवर्तकाल मींस टी, टी कितना होता है कि जितना एक चक्कर लगाएगा वो, देखिए आवर्तकाल और आवृत्ति में अंतर है, आप जहां समझते हैं ना, आवर्तकाल, आवर्तकाल मींस टी, ठीक है, आवर्तकाल मींस टी, और टी कहने का मतलब है, आवर्तकाल का मतलब है कि कोई पिंड या कोई वस्तु किसी का अगर एक चक्कर पूरा करता है तो वो उसका आवर्तकाल होता है। और आवृत्ति, आवृत्ति कहने का मतलब है कि एक सेकंड में वो उस पिंड का कितना चक्कर लगा रहा है, ठीक है, एक सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है वो उसकी किसी की आवृत्ति होती है, और किसी का आवर्तकाल होता है कि एक चक्कर में जो लगाए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए जो वो शब्द यूज किया है आवर्तकाल, वो याद रखिए, ठीक है। तो आप जानते हैं मैंने कहा, ठीक है, एक चीज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये मैंने कहा 24 घंटे में चक्कर लगाती है, तो जितना जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है उतना जो है पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह भी चक्कर लगाता है। तो कितने घंटे में लगाएगा भाई साहब, 24 घंटे में वो भी लगाता है और 24 घंटे में ये भी लगाता है। तो एकदम सिंपल सी बातें हैं। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होता है वो आपको याद बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार दो तीसरे चौथे नंबर में सॉल्व किए थे। वस्तु का भार डिपेंड करता है क्योंकि वो बल है, ठीक है, सूर्य की पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, किसी वस्तु का भार कितना होता है, ठीक है, जहां पर भार कितना कम हो, क्यों, अरे भाई साहब यहाँ पर देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया, ये 19 नंबर, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये 22 नंबर का क्वेश्चन। मैं अभी जस्ट बताया कि केंद्र पर जी बराबर अगर 0 होता है तो भाई साहब जी बराबर 0 होगा, तो याद रखिए जहां इसकी कोई ऊपर नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, अंतरिक्ष में हम जाएं, अंतरिक्ष में अगर तैर रहे हैं तो हमारा भार 0 होगा, मैंने बताया था कंडीशन। भार और द्रव्यमान में जब अंतर बताया था, जब द्रव्यमान चेंज नहीं होता भार चेंज होता है, तो भार शून्य भी हो सकता है। किस स्थिति में, जब अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं तो हम पर कोई, हम बल पृथ्वी पर लगा ही नहीं रहे ना, हमें कोई क्या कर रहा है, कोई जो है गुरुत्व त्वरण नहीं लगा रहा है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा, जिसके कारण से वो 0 होता है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू केंद्र पर अभी जस्ट पढ़े, जी की वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो भार भी क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा भाई साहब, ठीक है। तो थोड़ा कुछ कुछ चीजें हैं, दिमाग लगाने वाली बातें हैं, कुछ कुछ चीजें आप दिमाग लगा, ठीक है। चलिए, तो ये है, ये आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे, लेकिन 2 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक की क्वेश्चन आप पढ़िए और सॉल्व करिए 23 नंबर का, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आगे हम आएंगे।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आप पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। सॉरी, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग का उद्देश्य क्या रहता है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि मौसम की ये जानकारी देता है, पहली बात है। दूसरी बात है संचार के लिए यूज किया जाता है। तीसरी बात है वायुमंडल के ऊपर हिस्सों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर याद रखिए तीनों होगा। ठीक है, क्योंकि मौसम की जानकारी हमें मिलती है कि यहाँ बारिश आने वाली है, 2 दिन पहले मिल जाती है। ठीक है, 2 दिन बाद बारिश होगी या फिर यहाँ मौसम खराब रहेगा। ठीक है, तो वो सैटेलाइट के अंदर जो कृत्रिम सैटेलाइट उपग्रह हम छोड़ते हैं और वही बताते हैं। फिर संचार के लिए जैसे सिग्नल्स हो गया, रेडियो सिग्नल्स हो गया, टीवी सिग्नल्स हो गया, या कुछ भी जो है और सिग्नल्स हो गया, उसके लिए यूज किया जाता है। और वायुमंडल के ऊपरी हिस्सों का जो अध्ययन वगैरह कहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी ये यूज होता है। लगभग तो तीनों की बातें ये होती है, ये याद रखें। चलिए, गुरुत्व बल का एसआई मात्रक क्या होता है? मैंने कहा, देखिए बल और गुरुत्व बल दोनों में अंतर है। ठीक है, गुरुत्व बल, देखिए बल का जो है आप जानते हैं। ठीक है, और गुरुत्व बल का एसआई मात्रक याद रखिए, इसका मात्रक होता है डाइन। डायन नहीं भाई, डायन नहीं, डाइन। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं एकदम। तो ये याद रखिए, ये मात्रक वगैरह याद रखिए। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार एम है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार एम है, तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? ठीक है, तो मैंने तो बताया था भाई यहाँ पर। ठीक है, इसके पहले एक और जो है ये 25वां नंबर के ना, तो मैंने बताया था। ठीक है, कि पृथ्वी का अगर किसी का भार होगा, पृथ्वी के भार से, कि कितना होता है चंद्रमा पर 1/6 होता है। अगर कहा गया है कि पृथ्वी का भार कितना होगा, पृथ्वी पर भार एम है, तो चंद्रमा पर जो भार होगा वो कितना होगा? एम इंटू 1/6 होगा। ठीक है, तो मैंने तो यही कहा था, दिया था एग्जाम्पल कि पृथ्वी पर अगर भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर ये 60 इंटू 1/6, 60, शायद हम 60 जो भी है। ठीक है, इतना केजी होता है। तो अगर पृथ्वी पर आप 10 किलो के हैं, सॉरी 60 किलो के हैं, तो चंद्रमा पर जाइए 10 किलो के हो जाएंगे। तो ये भी मैंने बताया था, तो ये होगा। तो ये कितना होगा? इतना ही होगा। कितना? ये 1/6 इंटू एम। तो ये आप निकाल सकते हैं, सिंपल सी बातें हैं। निम्नलिखित में से कौन भार का मात्रक होता है? ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, 22, 23, 24, एक याद रखिए। ये मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर, देखिए इसका होता है न्यूटन। ठीक है, ये याद रखिए, इसका होता है, क्या होता है? न्यूटन। गुरुत्व बल जो लगता है, एफ लगता है, उसका हम पढ़े हैं गुरुत्व बल। ठीक है, तो वो हम क्या है? न्यूटन रखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया जो भी है। चलिए, ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा भार का मात्रक है? देखिए वो क्या है? गुरुत्व बल का मात्रक है। ठीक है, ये क्या है? भार का मात्रक। तो भार का मतलब मैं यहाँ पर एक्चुअल में ये डाइन है। ठीक है, मैं वहां पर लिख दिया, ये क्या है? डाइन यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये याद रखिए। फटाफट हम चलते हैं 27 नंबर पर, देखते हैं क्या कहा है कि पृथ्वी पर चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार होगा, पृथ्वी पर वास्तविक भार से अधिक होगा। ठीक है, पृथ्वी पर के वास्तविक भार से कम होगा, पृथ्वी के वास्तविक भार के बराबर होगा, या क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो याद रखिए जब भी हम
पृथ्वी से ऊपर जब भी जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर जब भी जाएंगे मतलब हम पृथ्वी पर बल ही नहीं लग रहा है, तो याद रखिए तो इस पर जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, जब भी ऊपर जाएंगे हमारा भार शून्य होगा, ये मान के चलिए, जब तक हम पृथ्वी पर नहीं है। ठीक है, किस पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम का आवर्त काल क्या होगा? भाई साहब इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, पेंडुलम का भार जो है, पेंडुलम का आवर्त काल क्या होगा? अनंत, अनंत तक ये घूमती रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। 28। नेक्स्ट है 29, क्या है? किसी वस्तु को कितना वेग से छोड़ने पर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 11.2 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी 100 सेकेंड प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या 21 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका 29 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आंसर क्या होगा? क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी ये है 11.2, यहाँ पर भी 11.2, और हम पढ़े हैं ये किस में होता है? ये किलोमीटर में होता है। तो याद रखिए, और इसी को हम क्या कहते हैं? 29वां, इसी को हम क्या कहते हैं? पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी। ठीक है, स्केप वेलोसिटी हम पढ़े हैं। पलायन वेग, और पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से अगर फेंके पृथ्वी के ऊपर कोई भी वस्तु को, तो वापस नहीं आएगी, ये जानते हैं। और चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है भाई? कितना होता है? ये पृथ्वी का चंद्रमा पर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी आप याद रखिए। ये है क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? ठीक है, 2.38, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है 29 हो गया, 29 के बाद 30। उपग्रहों की उपग्रहों को उनकी कक्षा में किनकी मदद से छोड़ा जाता है? स्पेस शटल के, रॉकेट के, हवाई जहाज, या हेलीकॉप्टर? है भाई साहब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को ऑप्शन में ही लिया क्यों? ठीक है, कभी देखे क्या? नहीं देखिए ना। तो रॉकेट की मदद से हम ऊपर छोड़ते हैं, ये जाहिर सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बच्चों वाला सवाल है ये। ठीक है, चलिए एक आंसर है। क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को रूस ने कब छोड़ा था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 57। ठीक है, क्या होगा? अक्टूबर 57। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो याद रखने वाली बात है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट 32वां, 32। 32वां क्या बोलना चाह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल और दो वस्तुओं के बीच की दूरी r में निम्न संबंध है। ठीक है, r में क्या है? निम्न संबंध है। वो संबंध क्या होगा? ये हम जानते हैं, इसको फिर से मैं दोहरा, यहाँ पर अगर देखें तो 32वां क्या बोल रहा है? ठीक है, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियम से, तो ये हम जानते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया m1 और m2, और दोनों के बीच ये दूरी r है, और दोनों की क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो मैंने कहा है कि ये ऐसा होता है भाई साहब। ठीक है, फटाफट मैं बता देता हूँ, ऐसा होता है। और ये समीकरण 1 और 2 माने थे, और दोनों को जब सॉल्व किए थे तो f ये आपने देखे थे। ठीक है, 2r², और f ये हमने देखे थे। ठीक है, बार बार उसी को बता रहा हूँ। ये हुआ, इसको मैं वैल्यू को यहाँ पर, इसकी वैल्यू टोटल ऊपर की वैल्यू अगर 1 मान लो, तो यहाँ पर a बराबर 1/r², इतना ही होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरी की बात करें, सॉरी मैंने क्या, दूरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दूरी की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन अच्छे से
एफ दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के संबंध में, सॉरी ठीक है, बीच की दूरी के संबंध में, तो यही आ गया भाई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें थी, ठीक है, दोनों चीजें हैं, और दोनों चीजें में आपको यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तो ये आखिर में सॉल्व होता है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप देख पाएंगे। ठीक है, इफ, तो आप देख सकते हैं स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ना, ठीक है, वर्ग की दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कैसा स्थिति कहाँ बनता है, यही बन रहा है। ठीक है, तो 32 का क्या है ए, ठीक है, क्या है 32 का ए। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है, बस आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बच्चों टाइप है आ गया वो अलग बात है। ठीक, बच्चों टाइप कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा लॉजिक क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य की चारों ओर किस तरह की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो मैं अभी उसके पहले अगर हम बात करें, तो 34 नंबर को बात करें, तो केपलर का नियम आप पढ़े हैं, केपलर का नियम हमने पढ़े हैं। और केपलर के नियम में क्या कहा था कि एक वृत्ताकार, ठीक है, केपलर के नियम में हमने क्या कहा था कि ये है आपका, ये है सूर्य, ठीक है, और इधर है आपका ग्रह। ठीक है, ये क्या है ग्रह। तो ये जो चक्कर लगा रहा है तो किसमें, क्योंकि हमने क्या कहा था इसको, आपका ये पूरा का पूरा क्या है दीर्घ वृत्ताकार। इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो पूरा दीर्घ वृत्ताकार, इसको हमने क्या कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, और इधर वाला को हम क्या कहते हैं, इधर वाला लघु वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार। ठीक है, और ये बीच का अर्ध लघु वृत्ताकार, अर्ध लघु वृत्ताकार जो भी है, और ये है दीर्घ लघु वृत्ताकार। ठीक है, इधर इधर वाला ना, इधर वाला अर्ध लघु और इधर वाला दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ लघु वृत्ताकार, दीर्घ लघु वृत्ताकार। तो इस प्रकार से हम पढ़े थे, दीर्घ वृत्ताकार ये बड़ा वाला है, लघु वृत्ताकार ये छोटा वाला, ये वाला जो है लघु वृत्ताकार, ये दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, और ये इधर वाला आप जाएंगे तो इसको दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो अर्ध लघु, अर्ध मतलब आधा, आधा इसका लघु का आधा तो अर्ध लघु, इसका दीर्घ का आधा तो दीर्घ लघु। ठीक है, दीर्घ लघु वृत्ताकार, अर्ध लघु वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, ये सारी चीजें हम पढ़े हैं। ठीक है, तो किसमें वृत्ताकार, क्यों से दीर्घ वृत्ताकार में लगा रहा है। ठीक है, कौन से दीर्घ वृत्ताकार, तो ये अगर पढ़े तो ये एकदम सिंपल सी बातें हैं कि आप लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि सूर्य केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह उसकी परिधि घूमती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, किसने कहा था, केपलर साहब ने ये क्या दिया था। ठीक है, नियम दिए थे, तो ये हम पढ़े हैं, जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की जरूरत, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध का परिक्रमण आवर्त काल कितना होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, जब हम जो है जियोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, और वहां पर हम बोल सकते हैं जो इस प्रकार से ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे, तो हम पूरा हम इसको बताएंगे। ये इसका आंसर जो है इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, फिल्म से आ गए तो वो हम चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट, केपलर के नियम के अनुसार ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए समान समय अंतराल में, ऑप्शन ए समान क्षेत्रफल तय करती है, ऑप्शन बी समान असमान क्षेत्रफल तय करती है, ऑप्शन सी सूर्य के ज्यादा निकट पर क्षेत्रफल तय करती है, या सूर्य के अधिक निकट, अधिक दूरी स्थिति में
अधिक क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा भाई साहब, आप बताइए। ये कौन सा नियम है, ये क्षेत्रफल वाला कौन सा नियम है? केपलर के 3 नियम दिए हैं। ठीक है, और तीसरा नियम, 3 नियमों में से कौन सा नियम है? 3 नियमों में से नियम नंबर दूसरा। ठीक है, 37 क्या बोलता है कि केपलर का नियम, केपलर का नियम, और केपलर के नियम कितने थे? 3 थे, और उसमें से सेकंड नियम, सेकंड नियम क्या बोलता है भाई साहब? सेकंड नियम बोलता है कि अगर कोई दीर्घवृत्ताकार में, कोई दीर्घवृत्ताकार में उस सूर्य का चक्कर अगर लगा रहा है कोई ग्रह, ठीक है, ये क्या है, ये दीर्घवृत्ताकार, और कोई सूर्य का अगर चक्कर लगा रहा है कोई ग्रह, मान के चलिए अगर पृथ्वी ही है, कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, ये क्या है, ग्रह है, तो इनके वो जो डिस्टेंस में चक्कर लगाता है, जितना वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और जितना टाइम लगता है, ठीक है, तो एक क्या बनाता है, अगर इन दोनों के बीच हम क्या खींचे, एक रेखा खींचे, तो इन दोनों के बीच जो क्या होगा, इन दोनों के बीच जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, जो क्षेत्रफल आएगा सबका जो है सेम समान से सेम क्षेत्रफल बनेगा, ये मैंने समझाया था। ठीक है, क्या है, ये क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल समान क्षेत्रफल बनाकर समान दूरी ट्रेवल करते हैं, ये बताया था केपलर भाई साहब ने। और ये भी कहा था कि जब भी सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आती है तो उसका वेग क्या होता है, v जो है बढ़ जाता है। जब दूरी जब सूर्य के नजदीक कोई ग्रह आता है तो उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, ये भी केपलर भाई साहब ने बताया था। तो ये चीजें अगर याद है तो आप आसानी से मार सकते हैं, लगा सकते हैं। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बताइए, केपलर के ग्रहों की गति के संबंधित आवर्तकाल के नियम अनुसार t इज इक्वल टू आवर्तकाल, r इज इक्वल टू अर्ध मुख्य अक्ष, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, क्या है भाई साहब, ये कौन सा नियम है? नियम फर्स्ट है कि सेकंड, थर्ड? सेकंड तो अभी देखिए, सेकंड तो वो नहीं है। ठीक है, सेकंड नियम अभी हमने देखे केपलर के, चलिए केपलर के सेकंड नियम हमने देखे। 38 की बात करें तो केपलर के थर्ड नियम, थर्ड नियम क्या कहता है, ठीक है, थर्ड नियम क्या कहता है कि जितना ये दूरी तय करेगा, ठीक है, क्या करें, इनका जो आवर्त काल होगा, ठीक है, जो आवर्त काल होगा वो जितना, क्या है, इस अर्धवृत्त का जो है आवर्त काल होगा टी, ठीक है, उनके जो किसके बराबर, किसके, किसके, ये आर क्यू, किसके, आर क्यू, स्क्वायर आर क्यू, ये हम पढ़े हैं और इसमें हम लगाए थे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, और हमने उसको आर की जगह ए मान लिए थे ना, टी और ए मान लिए थे, इस प्रकार से मान लिए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, आर की जगह यहाँ पर ए माने थे, तो वो आप क्या याद रखिए। चलिए, तो ये 38, अब बच गए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 40 क्वेश्चन का ये क्या था आपका, ये एमसीक्यूज था, और 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, और 2 क्वेश्चन में 29वां 39वां कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को दर्शाता है भाई साहब, सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो बार बार ये रिपीट हो रहा है,
बताने की जरूरत नहीं है। if डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 m2 डिवाइडेड बाय r होता है, क्या बी ऑप्शन है if कहने का मतलब फोर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r डिवाइडेड बाय m1 m2, या फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 mm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होता है? तो जाहिर सी बात है हम जानते हैं, ठीक है, इसके पहले हम जो है पढ़े हैं, बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, क्या है, ये है, आप देख पा रहे हैं इसको, ये 39वें नंबर के ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है, तो इसका आंसर ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है कौन सा? सी दिख रहा है। जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? इसका आंसर होगा सी। चलिए, तो ये याद रखिए। और अब जो बच गया है वो लास्ट क्वेश्चन है 14। और पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये मैंने बताया था, वहां पर लिखाया था। ठीक है, तो ये इसको याद करने के लिए मैंने बोला था, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ये 5.5 इंटू 10 टू पावर 27 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से जो चीजें होती हैं वो क्या हो जाती है भाई साहब? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म। टाटा, बाय बाय। ठीक है, क्या हो जाता है? दी एंड। तो ये 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें जो क्लास में हुई थी वही वही हुआ है। लगभग 90% हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्लास में जो लेक्चर मेरी हुई वहीं से है। और कुछ इधर उधर का क्वेश्चन है, जैसे उपग्रहों से बातें हैं, भूस्थलीय उपग्रहों से बातें हैं। ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें हैं, इधर उधर है, लेकिन लगभग लगभग 95% जो है आपका क्या है, जो मैं पढ़ाया वही से रिलेटेड है। चलिए, तो ये हो गया आपका खत्म। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, बातें होगी। और इसी के साथ आज का जो हम देख रहे थे एमसीक्यू, ठीक है, ग्रेविटेशन का, गुरुत्वाकर्षण का एमसीक्यू जो देख रहे थे वो हो जाता है आपका समाप्त। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हो सके तो इसका भी एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें। हम थोड़ा सेगमेंट चेंज किए हैं, थोड़ा हम सोचे कि भाई साहब जो है चेंज कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि जो स्टूडेंट को जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कितना हमें याद है, ध्यान है, कितना हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए, थैंक यू, बाय।